गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के कोर डिज़ाइन को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट के आधार पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, उसकी मैग्नेटिक सर्किटरी के हिसाब से कैसे ट्रांसफार्मर को आप डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो टुडेज टॉपिक इज कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप and shell type transformer. Shell type transformer. देखिए, आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर डिजाइन में हमको कोर मटेरियल चाहिए। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वो सिलिकॉन स्टील होगा और डिफरेंट स्लाइसेस में होगा, जिसको वार्निश करके हम रिवेट कर देते हैं फॉर बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना। तो अगर मैग्नेटिक सर्किट, मैंने आपको बताया भी है कि अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज दिस इज माय कोर, मतलब इसके कई स्लाइसेस होंगे, जिसका कि मैंने फ्रंट व्यू लिया है। तो ये मेरा कोर होगा और इस कोर में मैंने वाइंडिंग करा दिया है। इस तरह से मैंने वाइंडिंग करा दिया है, देखिएगा, इस तरह से मैंने वाइंडिंग करा दिया है। तो दिस पोर्शन ऑफ द कोर, दिस वर्टिकल पोर्शन ऑफ द कोर इज कॉल्ड लिम्ब ऑफ द ट्रांसफार्मर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड लिम्ब। दिस वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन क्या कह रहा हूं मैं? वर्टिकल पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड लिम्स, लिम्स। एंड दीज हॉरिजेंटल पोर्शन, दीज हॉरिजेंटल पोर्शन, हॉरिजेंटल पोर्शन horizontal portion is called yoke of the transformer. योक, आप पूरी सर्किटरी में देखेंगे, जो भी, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, जो भी फील्ड वाइंडिंग करेक्शन होगा, उसके लिए योक प्रोवाइड किया जाता है। योक का मेन काम होता है टू क्रिएट द फ्लक्स, फ्लक्स को आगे बढ़ाना, ये काम मेरा योक होगा। तो ट्रांसफार्मर में इस हॉरिजेंटल पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड योक। और इस वर्टिकल पोर्शन को जहां आप वाइंडिंग कराएंगे, दैट पोर्शन इज कॉल्ड माय लिम्स, दैट पोर्शन इज कॉल्ड माय लिम्स। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर है, किसी ट्रांसफार्मर का ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप, है ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और अगर किसी ट्रांसफार्मर में, अगर हम देखिएगा, अगर ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा है और सेंट्रल लिम्ब, देखिए यहां पे 3 लिम्ब हैं, 3 लिम्ब बने हैं और 2 योक बने हैं। मैंने क्या काम किया? इसके सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग करा दी। अब वाइंडिंग हम समझेंगे, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कैसे हम वाइंडिंग करा रहे हैं बाद में देखेंगे। एक रफ स्केच ये है कि या तो मैंने, देखिए, ट्रांसफार्मर के कोर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इसके मैंने इन दोनों लिम्ब पे वाइंडिंग कराया, इन दोनों लिम्ब पे वाइंडिंग कराया। दूसरे में हमने क्या किया? सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग कराया, है ना, सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग कराया। तो यहां पे देखिए, यहां 3 लिम्ब हैं, यहां 3 लिम्ब बन रहे हैं, 1 लिम्ब, सेकेंड लिम्ब एंड थर्ड लिम्ब। और दिस हॉरिजेंटल, मैंने आपसे क्या कहा कि हॉरिजेंटल पोर्शन जो कहलाता है ट्रांसफार्मर के कोर डिजाइन का, दैट इज कॉल्ड योक। एंड वर्टिकल पोर्शन जो कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड लिम्स। तो यहां पे 3 लिम्ब हैं, मैंने क्या किया? सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग कराई, सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग कराई, और यहां पे दोनों कॉर्नर लिम्ब पे वाइंडिंग कराया, दोनों कॉर्नर लिम्ब पे वाइंडिंग कराया। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे बेटा? शेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे? शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो मैग्नेटिक सर्किट के आधार पर अगर मैं कहूं कि दिस इज माई कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड दिस इज माई शेल टाइप ट्रांसफार्मर,
है ना। तो जरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर को देखिएगा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि दिस इज माई कोर टाइप स्ट्रक्चर। हाँ, दिस इज माई कोर टाइप स्ट्रक्चर। कोर टाइप को मैं कैसे कहूंगा, देखिएगा, व्हाट इज कोर टाइप, इसकी जो डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक सर्किट के आधार पर, तो मैं कहूंगा कि वाइंडिंग्स surrounds the core, surrounds the core or encircles the core, encircles the core, encircles the core। यानी कि ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग सराउंड्स द कोर और इनसर्किल्स द कोर। जो मेरा वाइंडिंग होगा वो इस लिम्ब को क्या करेगा बेटा, कोर को क्या करेगा, कोर को इनसर्किल करेगा। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, शेल टाइप में मैं कह सकता हूं, शेल टाइप में इसका जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, है ना। यानी कि यहां पे कोर जो है वाइंडिंग को सराउंड्स करेगा, है ना। देखिएगा, अगर ये मेरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है तो इस पे जो मैंने वाइंडिंग किया है, वेदर हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसको मैंने क्या किया है बेटा, इसके दोनों लिम्ब पे इस तरह से सराउंड किया है। तो इसको बोलेंगे बेटा वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। इसमें जो मैग्नेटिक पाथ बन रहा है वो केवल एक मैग्नेटिक पाथ बनेगा बेटा। इसमें जो मैग्नेटिक पाथ बन रहा है वो केवल एक मैग्नेटिक पाथ बनेगा, है ना। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इन दोनों कॉइल के बीच में जो मेरा नेट पाथ होगा वो मेरा केवल एक पाथ होगा। और कितने लिम्ब होंगे, जनरली हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो कितने लिम्ब होंगे बेटा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर केस में, देयर आर टू लिम्ब्स एंड सिंगल मैग्नेटिक पाथ, टू लिम्ब्स एंड सिंगल मैग्नेटिक पाथ। तो ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को क्या किया हमने, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। क्या बोलेंगे, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। और शेल टाइप में क्या किया बेटा हमने, शेल टाइप में हमारा ये कोर स्ट्रक्चर है जहां पे तीन लिम्ब है बेटा। कितने लिम्ब हैं, तीन लिम्ब हैं, लिम्ब 1, लिम्ब 2 एंड लिम्ब 3। इसके सेंट्रल लिम्ब पे हमने वाइंडिंग करा दिया, इसके सेंट्रल लिम्ब पे हमने वाइंडिंग करा दिया। तो देखिएगा इसका जो मैग्नेटिक पाथ बनेगा वो आधा मैग्नेटिक पाथ इस तरफ जाएगा बेटा। दिस इज माई φm/2, आप लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा है। और ये पाथ मेरा क्या होगा, दिस इज अनदर φm/2, है ना। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माई शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या कहलाएगा मेरा, शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिएगा शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। यहां पे क्या होगा बेटा, हमारे पास स्लाइसिंग ऑफ कोर होगा और जिसपे हमने सेंट्रल लिम्ब पे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड माय सेंट्रल लिम्ब। तो सेंट्रल लिम्ब पे हमने वाइंडिंग कराया है जिससे कि मैग्नेटिक पाथ, अब हमको यहां पे दो मैग्नेटिक पाथ मिल रहा है बेटा। अगर मैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करूं तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में मुझे दो मैग्नेटिक पाथ मिल रहा है जो एक दूसरे के विपरीत हैं, यहां पे हमको केवल एक सिंगल मैग्नेटिक पाथ मिला। यहां पे हमको क्या मिला बेटा, सिंगल मैग्नेटिक पाथ मिला। यहां पे हमको दो मैग्नेटिक पाथ मिला। यहां पे हमारे दो लिम्ब हैं और दो योक्स हैं। यहां पे हमारे तीन लिम्ब्स हैं और दो योक्स हैं। कुछ लोग इसको वर्टिकल योक्स बोल देते हैं और इस नीचे वाले पोर्शन को टॉप योक्स बोल देते हैं और बॉटम योक्स बोल देते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि दिस इज माई योक्स एंड दीज आर माई लिम्ब्स। वर्टिकल पोर्शन ऑफ
vertical portion of transformer where winding is created is called my limbs, है ना। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिम्ब है? 2 लिम्ब है। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हमारे 3 लिम्ब है। These are centrally mounted and it is mounted on the along the corner limbs, है ना। किनारे साइड के कॉर्नर लिम्ब पे यहाँ पे वाइंडिंग में कराऊंगा, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को वेयर वाइंडिंग सराउंड्स द कोर इज कॉल्ड माय कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड वेयर कोर सराउंड्स द वाइंडिंग इज कॉल्ड माय शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो यहाँ वाइंडिंग से रिलेटेड है। तो देखिएगा कितनी बातें निकल के आई कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। अगर मैं इसको कैटेगराइज कर दूं, देखिएगा दिस इज माय कोर टाइप, this is my shell type transformer, shell type। तो देखिएगा कोर का स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा बनाया है। दिस इज माय कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एंड दिस इज माय शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अंतर समझते चलिएगा। दिस इज माय शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर टाइप में मैंने वाइंडिंग कहां कराया है बेटा? इन दोनों लिम्स पे कराया है। शेल टाइप पे मैंने कहां वाइंडिंग कराया है? इसके सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग कराया है। तो देखिए कितनी बातें निकल के आई। कोर टाइप में क्या है? कोर टाइप में 2 लिम्स एंड 2 योक्स, राइट। कोर टाइप में क्या है? 2 लिम्स एंड 2 योक्स। शेल टाइप में क्या है बेटा? 3 लिम्स, है ना। 3 लिम्स एंड 2 योक्स। कोर टाइप में देखिएगा दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या होगा बेटा? ज्यादा रखते हैं। और शेल टाइप में दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ज्यादा रखेंगे। क्या कहा मैंने? देखिएगा सेकंड थिंग, देखिएगा कि जो मेरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसका एरिया ऑफ योक क्या होगा? एरिया ऑफ योक्स आर larger than area of cross section, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, है ना। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिम्स। सो भाई देखिए, और यहां पे क्या होना चाहिए बेटा? यहां पे क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ लिम्स, सेंट्रल लिम्स, है ना। एरिया ऑफ सेंट्रल लिम्स where winding is provided, is higher than area of yokes। देखिएगा मैंने क्या कहा कि जो इस पोर्शन का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योक्स, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इसको हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे विथ कंपैरिजन टू दिस एरिया ऑफ लिम्स। और यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रल लिम्ब, जहां पे हमने वाइंडिंग दिया है, उसका एरिया इस योक एरिया से हम क्या करेंगे? ज्यादा रखेंगे। क्यों ज्यादा रखेंगे? फॉर बेटर फ्लक्स क्रिएशन और मैक्सिमम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सिमम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन।
मैक्सिमम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां पे मेरा एक फ्लक्स क्रिएट होगा कोर टाइप में भी, तो मैं चाहूंगा कि फ्लक्स एक तो मिनिमम पाथ को कवर करे, यानी इसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखूंगा तो जो फ्लक्स का जो क्रिएशन होगा बेटा वो इजीली होगा, है ना। तो कोर टाइप पे मैं योक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लिम्ब से थोड़ा ज्यादा रखूंगा, और शेल टाइप पे मैं जो सेंट्रल पोर्शन का एरिया है उसको ज्यादा रखूंगा, बिकॉज ऑफ लार्ज परमेबिलिटी इसमें आए और मेरा मैग्नेटिक पाथ जो है स्मूथ हो। और कोर की वजह से अगर ये कंजस्टेड होगा बेटा, देखो क्या होगा, अगर ये नैरो होगा तो फ्लक्स को पास होने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, तो उससे क्या होगा बेटा कि सर्कुलेटिंग करंट या कोर लॉस कंपोनेंट मेरे बढ़ सकते हैं, कोर मेरा हीट हो सकता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योक को मैं ज्यादा रखूंगा, और इसमें फॉर बेटर फ्लक्स क्रिएशन सेंट्रल लिम्ब का एरिया मैं ज्यादा रखूंगा, है ना। तो मैं दोनों पोर्शन को साथ साथ लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, कोर टाइप में मैं कह रहा हूं बेटा कि देयर आर टू लिम्स एंड टू योक्स। इसमें कितना है बेटा, 3 लिम्स एंड 2 योक्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, और मैग्नेटिक सर्किट को सॉल्व करना हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। उसी तरह जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो मेरा पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। बताइए ये मेरा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बना रहा है कि नहीं, दिस इज माई सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, है ना। और ये मेरा पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट बना रहा है कि नहीं, दिस इज माई पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैन बी ट्रीटेड एज ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर कैन बी ट्रीटेड एज ए पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, है ना, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो देखिएगा इट इज ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट and it is my parallel magnetic circuit, parallel magnetic सर्किट, है ना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर मेरा क्या होगा, यहां पे क्या है, ओनली सिंगल flux will be created on all मैग्नेटिक सर्किट, है ना। और यहां पे क्या होगा, 2 फ्लक्सेस, है ना, 2 फ्लक्सेस are created on the path of magnetic circuit, on the path of magnetic circuit। देखिएगा बेटा, दिस इज माई कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दिस इज माई शेल टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। वाइंडिंग क्रिएशन हम लोग बाद में देखेंगे। जरा मुझे ये बताओ कि इन दोनों ट्रांसफार्मर में लीकेज किसमें ज्यादा होना चाहिए, कोर टाइप में कि शेल टाइप में। तो जरा देखिएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर इसके वर्टिकल, दिस इज माई वर्टिकल लीव, दिस इज माई कोर टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। आप जरा यहां वाइंडिंग को देखिएगा,
अगर मैं वाइंडिंग कुछ इस तरह से कराता हूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, हालांकि ये मैग्नेटिकली कपल्ड के लिए इसमें टाइटली क्लोज रहेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इसमें लीकेज फ्लक्स दिखाता हूं तो वो लीकेज फ्लक्स मेरा कैसा होगा बेटा? वो लीकेज फ्लक्स मेरा कुछ इस तरह से होगा, द फ्लक्स दैट सराउंड इनटू एयर, दैट द फ्लक्स दैट सराउंड इनटू एयर, है ना, दैट इज कॉल्ड माय लीकेज फ्लक्स, है ना। तो इसका जो फ्लक्स क्रिएशन होगा जो कि एयर में सराउंड हो जा रहा है, मैग्नेटिक पाथ को कवर नहीं कर रहा है, दैट फ्लक्स इज कॉल्ड माय लीकेज फ्लक्स, है ना। और शेल टाइप में अगर लीकेज फ्लक्स होगा, शेल टाइप में अगर लीकेज फ्लक्स होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, देखिएगा, है ना। उसका लीकेज यहां पर होगा कहीं, है ना, एयर सराउंड होगा, एयर सराउंड होगा, यानी कि देखिए यहां पे लीकेज कम होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि ये ज्यादा, जो भी एयर सराउंड इसका फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स एयर को सराउंड कर रहा है वो इस दो लिम्स में भी अटैच हो जाएगा। तो यहां पे फ्लक्स के लीकेज होने की पॉसिबिलिटीज कम है, यहां पे फ्लक्स के लीकेज होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये जो विंडो एरिया है, दो लिम्ब के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो लिम्ब्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कम है, जो एयर सराउंड फ्लक्सेस है वो इन दो पाथ से भी कवर हो सकता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स क्रिएशन किस में हो रहा है बेटा? शेल टाइप में। और ड्यू टू दिस विंडो एरिया, इनके बीच का ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग की वजह से कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर के से ज्यादा है। तो क्या कहा मैंने? नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए? लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, है ना, लीकेज फ्लक्स फाई एल जिसको आप बोलते हो, है ना, लीकेज फ्लक्स फाई एल इज लार्जर, या मोस्ट सुटेबल वर्ड में कहूं हाइयर, है ना, higher than shell type, है ना। और इसमें क्या होगा बेटा? इसका लीकेज क्या होगा? लीकेज इज स्मॉलर देन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। तो एक बात तो निकल के आई कि अगर मैं लीकेज को पॉइंट ऑफ व्यू मान के चलूं तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर से बढ़िया है, लेकिन दोनों का अपना एक ना एक फिक्स क्राइटेरिया है बेटा, जहां पे मुझे अब देखें हम कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन कहां है, कहां मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, कहां मैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। तो देखिएगा मैं कह रहा हूं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो मेरा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, और शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है मेरा वो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है ना। तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? अगर देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर को आप बनाइए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइएगा तो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा होगा बेटा, जो इसका फ्लक्स क्रिएशन होगा, दिस इज माई रिलक्टेंस एंड दिस इज माई एम्पियर टर्न्स। शेल टाइप का अगर आप मैग्नेटिक सर्किट बनाएंगे, दिस इज माई शेल टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। तो सॉरी, दिस इज माई शेल टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। ये कुछ ऐसा होगा बेटा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा। तो दिस इज माई NI, है ना, एम्पियर टर्न, एंड दिस इज माई R/2 रिलक्टेंस बाई 2, एंड दिस इज माई आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, लेक्चर 1 में, दिस इज माई φm/2 एंड दिस इज माई φm/2, है ना। तो देखिए फॉर लार्ज सीरीज सर्किट में क्या होता है? सीरीज सर्किट में अगर मुझे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना है तो मैं सीरीज सर्किट यूज करूंगा,
और मुझे अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूं और अच्छे से, लेकिन सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट से आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि लार्ज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं सीरीज सर्किट यूज करता हूं नेटवर्क थ्योरी से। और अगर मैं नेटवर्क थ्योरी से ही देखूं तो लार्ज करंट एप्लीकेशंस के लिए, लार्ज फ्लक्स क्रिएशन के लिए मैं पैरेलल सर्किट को यूज करता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, हाई वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हाई वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लो करेंट, लो करेंट। एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा बेटा, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई करंट एप्लीकेशन, हाई करंट एप्लीकेशन, है ना। तो जो मेरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए सुटेबल है, और जो मेरा शेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए सुटेबल है ना। हाई वोल्टेज लो करंट का एप्लीकेशन कहां पर है बेटा, हाई वोल्टेज और लो करंट का एप्लीकेशन कहां पर होगा, दैट इज माय ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना। ट्रांसमिशन सिस्टम में जो आप जनरली ट्रांसफार्मर डिजाइन करोगे, दैट इज माय कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। कहां, क्योंकि वहां पे हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। और ये कहां पर यूज होगा बेटा, इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। ट्रांसमिशन सिस्टम में आप देखेंगे, पावर सिस्टम में जब पढ़ेंगे कि जनरेटिंग स्टेशन पे जनरली क्या है, 6.6 to 11 वोल्ट किलो वोल्ट आप पावर जनरेट करते हो। अब उसको हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर कराना है विदाउट टैपिंग, है ना। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में मुझे हाई वोल्टेज की जरूरत है। प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, है ना। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आपका जो वोल्टेज है वो 132 बियॉन्ड 132, 465, 765, इवन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो 800 किलो वोल्ट पे काम हो रहा है। तो ऐसे बल्क वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हमको जनरली क्या लगाना पड़ेगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एडवांटेजियस फॉर हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज एडवांटेजियस फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, और हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशंस के लिए मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। अच्छा, इसको मैं कहां दे सकता हूं, देखिए इसको मैं कहां दे सकता हूं, तो आप याद रखिएगा कि ऑल द लैब मैनुअल इक्विपमेंट्स, है ना, लैब मैनुअल्स equipments are using shell type transformer। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिकल शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल लैब में जनरली आपको लो वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन पे 220 वोल्ट पे वहां आपको काम करना है ना। तो वहां पे जनरली लैब में आपके कौन से ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं, दैट इज माई शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज माई शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो नेक्स्ट थिंग देखिएगा, इसमें इतना अंतर पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट थिंग देखिएगा, वाइंडिंग अरेंजमेंट कैसा होगा कोर टाइप में और शेल टाइप में। तो एक मिनट के लिए अगर हम कोर टाइप के लिए देखें, कोर टाइप के लिए इट इज ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, इट इज ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, है ना। तो जो इसका जो वाइंडिंग लेवल होगा, देखिएगा एक तो तरीका यह है बेटा कि इसके दोनों लिंब पर
एक तरीका ये है कि मैं इसके एक लिंब पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग कर दूं और एक लिंब पर मैं क्या कर दूं बेटा, लो वोल्टेज वाइंडिंग प्रोवाइड करा दूं। दिस इज सपोज दैट दिस इज माई हाई वोल्टेज साइड एंड दिस इज माई लो वोल्टेज साइड। एक तो तरीका ये है कि मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक लिंब पर मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग दे दिया है और एक लिंब पर मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग दे दिया है। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, देखिएगा दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि मैं इसके एक ही लिंब पर सपोज दैट दिस इज माई नीले कलर को मैं लो वोल्टेज वाइंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ब्लैक कलर को मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक ही लिंब पर मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी दे रहा हूं और लो वोल्टेज वाइंडिंग भी दे रहा हूं। इसी तरह यहां पर भी सेकेंडरी लिंब पर भी मैंने क्या किया, लो वोल्टेज वाइंडिंग दे दिया और हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी दे दिया। कौन सा बेटर रहेगा, अगर मैं इस तरह की वाइंडिंग कराऊं ये सही रहेगा कि इस तरह की वाइंडिंग कराऊं वो सही रहेगा? देख लेते हैं, देखिएगा सपोज दिस इज माई कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और यहां पे मैंने सपोज दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा तो क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इस क्रिएशन को मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग दूंगा तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सपोज यहां पे मेरा क्रॉस बन रहा है और यहां पे मेरा क्या डॉट बन रहा है, तो जो करंट का सर्कुलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा बेटा, क्रॉस के लिए इन फ्रंट आउटसाइड जाएगा और डॉट के लिए करंट मेरा कहां आएगा, इन फ्रंट मेरी तरफ आएगा, है ना। तो करंट का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होगा बेटा, करंट का सर्कुलेशन मेरा कुछ इस तरह से होगा। तो फ्लक्स कहां क्रिएट होगा, फ्लक्स इसके मैग्नेटिक कोर में कुछ इस तरह से जाएगा। दिस इज माई फाई एम। अब सपोज दैट मैंने दूसरे लिंब पर मैंने क्या दे दिया बेटा, लो वोल्टेज वाइंडिंग दे दिया, मैंने दूसरे लिंब पे लो वोल्टेज वाइंडिंग दे दिया। दिस इज माई लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना बेटा। तो आप देखिएगा मैंने किसी एक वाइंडिंग पे, आप लो वोल्टेज वाइंडिंग पे भी दे सकते थे, अगर आप लो वोल्टेज वाइंडिंग पे सप्लाई दोगे तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे सप्लाई दोगे तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो मैंने क्या किया, सपोज दैट सप्लाई को मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग से कनेक्ट कराया तो इसमें जो फ्लक्स का क्रिएशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा बेटा। अब ड्यू टू क्रिएशन ऑफ दीज फ्लक्स, आप जानते हैं फ्रॉम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर कि अगर ये फ्लक्स क्रिएशन होगा तो इट इज टाइम वेरिंग, है ना, देयर आर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। यहाँ पे फ्लक्स क्रिएशन में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है बेटा। तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उस इंड्यूस फोर्स की वजह से अगर ये मेरा जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग है, अगर इसमें जो करंट फ्लो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन सेकेंडरी लिंब, उससे जो करंट फ्लो होगा वो करंट इस फ्लक्स का अपोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। आप वर्किंग प्रिंसिपल में समझ चुके हैं। तो अगर ये क्रॉस डॉट है तो यहां पे मेरा क्या बनेगा बेटा, डॉट, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे मेरा क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज माई क्रॉस, है ना, दिस इज माई क्रॉस। तो एक में करंट का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से है और सेकेंडरी साइड में आप देखिए कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मेरा करंट का सर्कुलेशन होगा वो ड्यू टू लेंजेस लॉ वो इस फ्लक्स का अपोज करेगा। यानी इसमें भी करंट का सर्कुलेशन कैसा होगा बेटा, वो कुछ इस तरह से होगा जो इस फ्लक्स का अपोज करेगा। यानी कि अगर मैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को दो डिफरेंट लिंब में रखूं तो उनमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा बेटा, दिस इज माय सेम डायरेक्शन। और आप जानते हो फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि अगर ये मेरा करंट का सर्कुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा करंट का सर्कुलेशन है और
दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है, तो जो इसका फील्ड क्रिएशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा बेटा, जो इसका फील्ड क्रिएशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो देखिएगा इसमें करंट का फ्लो, इसमें फ्लक्स का क्रिएशन कुछ इस तरह से आएगा, और इसमें भी फ्लक्स का क्रिएशन क्या होगा बेटा, वो कुछ इस तरह से आएगा। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट। इन दोनों लिंब के लिए मैं देख रहा हूं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम फेज में है ना। तो इनकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएशन होगा, जो इसका ये जो मिडिल पोर्शन, जो इनके बीच का जो सेपरेशन है, यहां पे फ्लक्स का क्रिएशन वीक है और यहां पे फ्लक्स का क्रिएशन स्ट्रांग है। देखिए यहां पे फ्लक्स का क्रिएशन स्ट्रांग है आउटसाइड द कोर, है ना, आउटसाइड द लिंब, और यहां पे जो फ्लक्स का क्रिएशन है वो स्ट्रांग है। लेकिन इनके बीच में जो फ्लक्स क्रिएशन हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रिपल्सिव मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इनके बीच का जो फ्लक्स क्रिएशन है वो वीक है। और आप जानते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस लॉ, फ्लक्स क्रिएशन में जो फ्लक्स के दो करंट वाइंडिंग के बीच में जो लॉरेंज फोर्स लगता है वो कहां लगता है बेटा, फ्रॉम हाई फील्ड टू वीक फील्ड। लॉरेंज फोर्स कहां लगेगा, फोर्स इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां देखिएगा इन दोनों के बीच में अगर मैं इन दो लिम्स की बात करूं जिसमें मैंने वाइंडिंग क्रिएट कराया है, तो इसके बीच में फोर्स कैसा लगना चाहिए, इसके बीच में फोर्स कैसा लगेगा बेटा, देखिए स्ट्रॉन्ग टू वीक, यानी इस वायर के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस वायर के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। इसके तो बताइए क्या इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो ये वाइंडिंग का जो तरीका है, जो दो डिफरेंट लिंब पर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इन दो डिफरेंट लिंब पर वाइंडिंग अगर हम कराते हैं तो यहां पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा बेटा, जिससे कि इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारी डिस्टर्ब हो सकती है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक बार दूसरे वाले फिगर को ट्राई करके देखा जाए। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फोर्स होता है, आप मशीन में भी आगे पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ में भी आप पढ़ेंगे, जरा देखिएगा कि सपोज दिस इज माय फील्ड, दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड दिस इज माय साउथ पोल। तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा, जो मेरा फील्ड का डायरेक्शन होगा, दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आगे मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन यहां पे देखिएगा कि अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर रख देता हूं इस फील्ड पर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं एक कंडक्टर रख देता हूं और इस कंडक्टर में करंट का सर्कुलेशन क्या है, आउटसाइड, इस बोर्ड से आउटसाइड की तरफ है, तो फ्लक्स का क्रिएशन कैसा होगा, फ्लक्स का क्रिएशन मेरा कुछ इस तरह होगा, बाय राइट हैंड सर्कुलर रूल। फ्लक्स का क्रिएशन मेरा कैसा होगा, वो कुछ ऐसा ही तो होगा। तो जो इसमें फील्ड बनेगी, दैट्स लाइक अ स्ट्रेचर रबर बैंड। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो कुछ ऐसा ही तो आएगा बेटा, वो कुछ ऐसा जाएगा, देखिएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, है ना। जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा जाएगा। तो इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, दैट इज द अलाइंड पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रेचर रबर बैंड, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड के डायरेक्शन में जो लगने वाला बल होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ होता है। तो इस पे अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो इस स्ट्रेच रबर के अपोजिट साइड में लगेगा, इस स्ट्रेच रबर बैंड के
अपोजिट साइड में लगेगा, जैसे कि ये इसको अलाइंड कर सके, है ना। तो यही चीज सेम यहां पर हो रहा है कि दो कंडक्टर हैं जिसमें करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो फील्ड डेवलप होगा वो कुछ इस तरह से होगा बेटा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड की तरफ लगेगा। तो जो दो लिंब पे मैं डिफरेंट वाइंडिंग करा रहा हूं, हाई वोल्टेज साइड में और लो वोल्टेज साइड में, वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा फेल हो रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ उससे वीक हो जा रही है। तो जो मैं दूसरा वाला क्राइटेरिया देखता हूं बेटा, दूसरे वाले क्राइटेरिया में मैं क्या काम करूं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में देखिएगा, दिस इज माई कोर टाइप ट्रांसफार्मर, है ना, दिस इज माई कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और यहां पे सपोज दैट मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग दे दिया एक ही लिंब पर, तो यहां पे सपोज क्रॉस बना और यहां पे डॉट बन गया, यहां पे क्रॉस बना और यहां पे डॉट बन गया। तो मैंने क्या किया, इससे जो फ्लक्स क्रिएशन होगा वो ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, है ना। अब इसी हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर मैंने क्या कर दिया, इसी हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर मैंने क्या किया कि लो वोल्टेज वाइंडिंग भी दे दिया, सम हाउ कंडीशन, है ना, दिस इज माई लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो बताओ इसमें भी इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट ड्यू टू लेंजेस लॉ इसका अपोज करेगी, यानी कि यहां पे डॉट बनेगा और यहां पे क्रॉस बनेगा, यहां पे डॉट बनेगा और यहां पे क्रॉस बनेगा, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इस लो वोल्टेज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा वो इस हाई वोल्टेज वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स का विरोध करेगा। यानी अगर इसमें फ्लक्स इस तरफ बना है तो इसमें फ्लक्स कहां बनेगा बेटा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज फॉर लो वोल्टेज वाइंडिंग फ्लक्स, फाई एम फॉर लो वोल्टेज वाइंडिंग, एंड दिस इज फॉर फाई एम फॉर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो देखिए एक में फ्लक्स ऊपर जा रहा है, एक में फ्लक्स नीचे जा रहा है, और दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा बेटा, दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स, मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा, दैट इज 0, रिजल्टेंट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में अगर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के एक ही लिंब पर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों प्रोवाइड कराएंगे, है ना, दोनों वाइंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो वो कैसा होगा देखिएगा, अगर मैं कोर टाइप की बात कर रहा हूं, कोर टाइप, यहां पे मैंने देखिएगा अगर मैं नीले वाले वाइंडिंग को मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलूं और ब्लैक कलर वाइंडिंग को मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलूं, सपोज दैट दिस इज माय हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए नीले वाले पोर्शन को यानी जो कोर के नजदीक है, जो कोर के नजदीक है वहां पे मैं कौन सी वाइंडिंग कराऊंगा बेटा, दैट इज माय लो वोल्टेज वाइंडिंग। और इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कराऊंगा, इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के बाद मैं कौन सी वाइंडिंग कराऊंगा बेटा, दैट इज माय हाई वोल्टेज वाइंडिंग, दैट इज माय हाई वोल्टेज वाइंडिंग। देन इनके बीच में एक इंसुलेशन डक्ट होगा, फिर मैं कौन सी वाइंडिंग कराऊंगा बेटा, दैट इज माय लो वोल्टेज वाइंडिंग, देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। और इस तरह से मैं किसी कोर टाइप ट्रांसफार्मर के एक लिंब पर मैं हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आधा पोर्शन, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं LV/2 और HV/2 इन दोनों की मैं वाइंडिंग कराऊंगा। यानी क्या किया मैंने, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर का कोर का लिंब है, उस पे मैंने कोर के नजदीक मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाया,
उसके भी फिर मैंने इंसुलेशन प्रोवाइड किया। इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के बाद मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग कराया। देन इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के बाद मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग कराया, देन हाई वोल्टेज, देन लो वोल्टेज, है ना, और इसको टाइटली क्लोज कराया। जनरल वे में अगर आप सीखें तो कुछ इस तरह से ही तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो रही है, जिसमें करंट का डायरेक्शन हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों में विपरीत होगा। क्यों विपरीत होगा? क्योंकि एक में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है और एक में करंट सप्लाई से जा रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो सप्लाई करंट का हमेशा क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा, है ना। तो अपोजिंग करंट की वजह से इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है फॉर ए सिंगल लिंब, इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। और इसमें जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो फोर्स कहां लगेगा? दिस इज एट रेडियली आउटवर्ड। आपने देखा है कि दो कंडक्टिंग वायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। यानी ये अगर ये लिंब का एक्सेस है तो लिंब के एक्सेस के परपेंडिकुलर जो एक्सेस बन रहा है वहां पे मेरा रेडियल फोर्स लगेगा, वहां पे मेरा रेडियल फोर्स लगेगा। और लिंब के एलांग कौन सा फोर्स होगा बेटा? दैट इज एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स। तो दो बातें निकल के आई बेटा। को टाइप ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है देखिएगा, को टाइप में जो वाइंडिंग लैमिनेशन है वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है कि नहीं है? देखिए वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है कि नहीं है। को टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और इस तरह से कर करके इनका सेंटर क्या होगा बेटा? सेम ही तो होगा। एक तरह से ये इस सर्किल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज माई लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज माई लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और इनके बीच में क्या है बेटा? इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया है। और इंसुलेशन के पहले बेटा एक डक्ट भी देते हैं। डक्ट का प्रोसीजर ये है कि अभी ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन हम आगे बढ़ेंगे तो इसको कूलिंग सिस्टम भी तो देना जरूरी है। तो क्या किया मैंने? एक डक्ट भी प्रोवाइड किया बिटवीन लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉस, जब ट्रांसफार्मर पे बर्डन होगा या ओवरलोडिंग की कंडीशन आएगी या फॉल्ट की कंडीशन सपोज दैट आती है तो उसमें कूलिंग सिस्टम का होना एक बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब उस कूलिंग सिस्टम के लिए हम इसमें एक डक्ट प्रोवाइड करते हैं बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिससे कि ये मेरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कोल्ड हो, करंट का जो सर्कुलेशन है वो इसको आई स्क्वायर आर लॉस होने से बचाए। तो क्या है, अगर मैं इसकी वाइंडिंग कराता हूं तो दिस इज माई लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसके बीच में एक डक्ट फॉर कूलिंग पर्पज, उसके बाद मेरा क्या है बेटा? हाई वोल्टेज वाइंडिंग, देन डक्ट, देन लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। और इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा, है ना। तो को टाइप ट्रांसफार्मर में जो मैं वाइंडिंग करा रहा हूं, वाइंडिंग का नेचर कैसा है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और एक ही लिंब पर वाइंडिंग कराना, इसको बोलेंगे बेटा इंटरलीविंग, इंटरलीविंग, इंटरलीविंग वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड इंटरलीविंग वाइंडिंग। यानी को टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग का लैमिनेशन है वो कंसंट्रेटेड टाइप का है और इंटरलीव टाइप का भी है ना। जरा शेल टाइप ट्रांसफार्मर को हम देखें तो उसमें वाइंडिंग कैसा होगा। एक चीज तो हम समझ गए कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग कराएंगे, अच्छा इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि दिस इज माई को टाइप ट्रांसफार्मर, है ना, दिस इज माई को टाइप ट्रांसफार्मर। और इसको मैं जो वाइंडिंग को मैं जो वायर से दिखा रहा हूं उसको मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से भी दिखा सकता हूं बेटा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से भी दिखा सकता हूं। तो सपोज दैट दिस इज माई कोर और ये मेरा इंसुलेशन प्रोवाइड करा दिया मैंने, कोर के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कराया, यहां पे मैंने इंसुलेशन प्रोवाइड कराया, है ना, यहां पे मैंने इंसुलेशन प्रोवाइड कराया। इसके बाद क्या होगा बेटा?
हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, सॉरी, दिस इज माई लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग है। देन यहां पर भी मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, है ना। सपोज यहां पे मेरा क्रॉस बन रहा है तो यहां पे मेरा क्या बनेगा, डॉट बनेगा। उसी तरह फिर मुझे क्या कराना है बेटा, फिर मुझे इंसुलेशन प्रोवाइड करना है बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यहां पे मैं इंसुलेशन प्रोवाइड कराऊंगा, दिस इज माई इंसुलेशन लेवल बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। फिर मैं क्या दूंगा बेटा, फिर मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग दूंगा, हाई वोल्टेज फॉर ब्लैक कलर, है ना। दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो एक ही लिंब पर मैंने, दिस इज फॉर ब्लू कलर ना, लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैं किससे दिखा रहा हूं, दिस इज फॉर ब्लू कलर, दिस इज फॉर ब्लू कलर, है ना। तो अगर यहां पे क्रॉस बना, यहां डॉट बनेगा, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, ड्यू टू लेंजेस लॉ यहां पे डॉट बनेगा और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्रॉस बनेगा। तो एक में करंट का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ, दूसरे में करंट का सर्कुलेशन नीचे की तरफ। और अगर विपरीत सर्कुलेशन हो रहा है तो आप देख लीजिए, अगर ये मेरा I1 है और ये मेरा क्या है बेटा, I2 है, तो इसमें करंट का सर्कुलेशन कैसा होगा, इसमें फ्लक्स का क्रिएशन कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। और इसमें फ्लक्स का क्रिएशन कैसा होगा बेटा, वो कुछ ऐसा होगा, है ना। तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां बन रहा है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। और इनके बाहर क्या बन रहा है बेटा, वीक फील्ड, वीक फील्ड। तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। तो यहां पे एक फोर्स लगेगा और यहां पे एक फोर्स लगेगा, जिससे कि ये बैलेंस रहेगा। एक फोर्स मेरा कहां जाएगा बेटा, ड्यू टू लो वोल्टेज वाइंडिंग, और एक फोर्स मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग कारण यहां जाएगा। दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, है ना, दे आर काउंटर बैलेंस टू ईच अदर। तो जो सेल कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और इंटरलीविंग वाइंडिंग होगा, है ना। इसी तरह सेकेंडरी साइड के लिए भी आप बता सकते हैं। क्या किया मैंने, इंसुलेशन, कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया, देन इंसुलेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज साइड के लिए। उसी तरह मैं सेकेंडरी लिंब पे भी काम करूंगा। तो आधा हाई वोल्टेज वाइंडिंग इधर, आधा हाई वोल्टेज वाइंडिंग इधर, आधा लो वोल्टेज वाइंडिंग इधर, आधा लो वोल्टेज वाइंडिंग इधर। इस तरह से मैं ट्रांसफार्मर में इंटरलीविंग वाइंडिंग कराऊंगा, इंटरलीविंग वाइंडिंग एंड कंसंट्रेटेड इन नेचर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अब आप ये समझ गए हो। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखें, यहां सेंट्रली लिंक्ड पर मैं वाइंडिंग कराता हूं बेटा। शेल टाइप ट्रांसफार्मर देखिएगा, दिस इज माई शेल टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। तो यहां पर भी सेम वही क्राइटेरिया, देखिए यहां की जो वाइंडिंग होगी बेटा समझिएगा, इसको मैं बोलूंगा सैंडविच टाइप वाइंडिंग, सैंडविच टाइप वाइंडिंग, सैंडविच टाइप वाइंडिंग। अब सैंडविच क्या हुआ, आप लोगों ने सैंडविच खाया होगा, बर्गर खाया होगा आप लोगों ने लपेट के, है ना। तो क्या होता है कि दो बर्गर हुए और उसके बीच में आलू की टिक्की लगा दिया, उसके बीच में क्या हमने उसमें मटेरियल भर दिया। तो यहां पर जो वाइंडिंग हम कराएंगे बेटा, दैट इज सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग, दैट इज सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग। मतलब क्या किया हमने, इसका अल्टरनेशन कर दिया। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि a different type of winding is provided between same type of winding. A different type of winding is provided
बिटवीन सेम टाइप ऑफ वाइंडिंग। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग है या मैं कह दूं कि ये मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो यहां मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो इन दो हाई, देखिए ये दो बर्गर के पीसेस हैं, तो इनके बीच में जो आलू की टिक्की रखी जाएगी दैट इज माई लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अ डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड बिटवीन सेम टाइप ऑफ वाइंडिंग। सेम टाइप ऑफ वाइंडिंग, यहां सेम टाइप ऑफ वाइंडिंग क्या है बेटा, दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो दो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में मैंने सैंडविच कर दिया, किसको, लो वोल्टेज वाइंडिंग को। तो इस तरह की जो वाइंडिंग होगी, इस तरह की जो वाइंडिंग होगी, दैट इज प्रोवाइडेड इन शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, कोर के बीच में हम लो वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे फॉर बेटर इंसुलेशन पर्पस। इंसुलेशन फेलियर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कोर के नजदीक हम लोग क्या रखते हैं बेटा, लो वोल्टेज वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे कि 50% वाइंडिंग हम यहां क्या कर देंगे बेटा, लो वोल्टेज वाइंडिंग, 50% लो वोल्टेज वाइंडिंग फॉर बेटर मैकेनिकल स्टैंड, और यहां पर भी 50% हम क्या करा देंगे बेटा, लो वोल्टेज वाइंडिंग। और इसके बीच में हम क्या दे देंगे बेटा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसके बीच में हम क्या दे देंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग दे देंगे। ड्यू टू इसमें लॉरेंज फोर्स भी तो बैलेंस होना चाहिए ना। तो हम क्या करें कि 50% वाइंडिंग लो वोल्टेज ऊपर साइड दे दे, 50% वाइंडिंग मैंने नीचे साइड दे दिया, और इसके बीच में मैंने क्या करा दिया, हाई वोल्ट। अब ये जरूरी नहीं कि 50% यहां रहेगा, 50% एक क्राइटेरिया दे दिया कि अगर मैंने कुछ पार्ट ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग का लिया तो उसके बीच में मैंने क्या रख दिया बेटा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग रख दिया। इसके बीच में भी कई ऐसे सेक्शन हो सकते हैं, इसके बीच में भी कई ऐसे सेक्शन हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया और ये मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया, तो इनके बीच में मेरा क्या हो जाएगा बेटा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएगा, है ना। अब इसके बीच में ही मान लीजिए मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग दे दूं, यहां पर भी मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग दे दूं, है ना। तो इसके बीच में भी यहां क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर, है ना। दिस इज लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो कहने का मतलब दो सेम वाइंडिंग के बीच में मैंने डिफरेंट वाइंडिंग की सैंडविचिंग करा दी, दो सेम वाइंडिंग के बीच में मैंने डिफरेंट वाइंडिंग की सैंडविचिंग करा दी। तो जो इसका कोर स्ट्रक्चर होगा, जो इसका वाइंडिंग स्ट्रक्चर होगा, वो कैसे चलेगा बेटा, देखिएगा। सपोज दिस इज माई लो वोल्टेज वाइंडिंग और इसमें जो करंट का सर्कुलेशन हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है क्रॉस। इसके बीच में मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा बेटा, इंसुलेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो दिस इज फॉर माई इंसुलेशन लेवल, दिस इज माई इंसुलेशन। फिर क्या होगा बेटा, मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज माई हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना, दिस इज माई। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में लो वोल्टेज वाइंडिंग का करंट सर्कुलेशन क्या होगा बेटा, जस्ट अपोजिट होगा, दिस इज फॉर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। देन इंसुलेशन, देन अगेन इंसुलेशन, देन अगेन लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज अगेन लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज फॉर डॉट, है ना। देन इंसुलेशन, एंड देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज फॉर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पे मेरा क्रॉस हो जाएगा, यहां पे मेरा डॉट, दिस इज फॉर लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। इस तरह से मैं मेरी जो वाइंडिंग की जो होगी वो एक तरह से इसकी सैंडविचिंग कर देंगे। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या हुआ बेटा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, शेल टाइप में जो वाइंडिंग है उसको हम बोलेंगे सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग, सैंडविच
सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग। देखिएगा यहां पे जो मेरा एक्सियल फोर्स होगा, एक्सियल लॉरेंस फोर्स होगा, वो बैलेंस होगा, है ना। और जो रेडियल होगा वो अनबैलेंस हो सकता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। और जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मेरा रेडियल फोर्स बैलेंस है, एक्सियल फोर्स मेरा अनबैलेंस हो सकता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन में। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो मेरा कंसंट्रेटेड टाइप है और इंटरलीविंग है, और शेल टाइप की जो वाइंडिंग है मेरा वो सैंडविच टाइप वाइंडिंग है। अब जरा इसका इंसुलेशन देखिएगा बेटा। इंसुलेशन कोर टाइप में देखिए क्या है, मैं कह रहा हूं कि यहां पे मेरा दिस इज माई लो वोल्टेज, देन में हाई वोल्टेज, उसी तरह यहां पे इंसुलेशन दे रहा हूं। दिस इज माई लो वोल्टेज एंड दिस इज माई हाई वोल्टेज, इनके बीच में इंसुलेशन होगा बेटा। यहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और यहां पे क्या होगा बेटा, हाई वोल्टेज। वाई लो वोल्टेज इज नियर इनटू द कोर, है ना। लो वोल्टेज वाइंडिंग ही कोर के नजदीक क्यों दे रहा हूं बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलेशन लेवल होता है, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन जो होगा वो वोल्टेज डिपेंडेंट होगा। तो यानी जितना लो वोल्टेज उतना ही इंसुलेशन फेलियर के चांसेस कम होंगे बेटा, है ना। इंसुलेशन जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा बिटवीन द कोर, वो मेरा ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को कवर करने की क्षमता रखना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे कोर के नजदीक लो वोल्टेज साइड लगा दूंगा तो जो इसका इंसुलेशन फेलियर होगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। तो कोर के नजदीक जनरली हम कौन सा वाइंडिंग रखेंगे बेटा, लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। और कोर से दूर की डिस्टेंस में हम कौन सी वाइंडिंग रखेंगे, दैट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। और ये अल्टरनेटिंग अपना चलता रहेगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग इंसुलेटर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग इंसुलेटर, लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। इस तरह से करके ये वाइंडिंग चलता रहेगा। तो जरा इसी तरह शेल टाइप ट्रांसफार्मर में भी होगा। तो जरा यहां पे देखिएगा, यहां पे कोर टाइप में मैं इंसुलेशन कहां प्रोवाइड कर रहा हूं। कोर टाइप में देखिएगा, कोर टाइप में जो मेरा इंसुलेशन प्रोवाइड है वो बिटवीन द इंसुलेशन ना, देखिएगा इंसुलेशन आर प्रोवाइडेड बिटवीन, देखिए कोर एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। कोर और लो वोल्टेज के बीच में जो मैं इंसुलेशन प्रोवाइड करूंगा, एक तो वहां इंसुलेशन दे रहा हूं, और कहां दे रहा हूं बेटा इंसुलेशन, जरा मुझे बताओ तो। इट इज बिटवीन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। इट इज बिटवीन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। यानी जो मैं इंसुलेशन प्रोवाइड करा रहा हूं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, वो कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में है, और लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में है। देखिए बेटा, इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड होगा, आप समझ चुके हो, है ना। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है बेटा, देखिएगा, अगर ये मेरा सेंट्रल लिम्ब है, दिस इज माई सेंट्रल लिम्ब, दिस इज माई सेंट्रल लिम्ब। तो सेंट्रल लिम्ब में क्या हो रहा है बेटा, देखिएगा यहां पे मेरा LV, देन इंसुलेशन, देन HV,
देन इंसुलेशन, है ना, देन इंसुलेशन, देन माई एलवी, है ना, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे इंसुलेशन कहां कहां प्रोवाइड कर रहे हैं आप, और ये मेरा कोर भी तो होगा, है ना, इस तरह से बाइंडिंग हो रही है। तो यहां पे जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप, नंबर 1 बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज बाइंडिंग, low voltage and high voltage winding. Second one is between low voltage and core या limb. Third one is between high voltage and core. यानी कि यहां पे जो इंसुलेशन है वो ज्यादा है विथ कंपैरिजन टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए यहां पे जो इंसुलेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो बिटवीन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, बिटवीन लो वोल्टेज एंड कोर एंड बिटवीन हाई वोल्टेज एंड कोर, उसको भी तो आपको कंपनसेट कराना जरूरी है ना, उसको भी तो आपको मेंटेन कराना है। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का कोर के साथ इंसुलेशन होगा और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में भी इंसुलेशन प्रोवाइड होगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है, यहां पे इंसुलेशन आप कहां दे रहे हो, बिटवीन कोर एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो इंसुलेशन लेवल, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन किसमें कम होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कम होगा। क्या कहा मैंने, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन is lesser in core type ट्रांसफार्मर को मैंने शॉर्ट में लिखा है, with comparison to shell type of transformer, शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन किसका कम है बेटा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कम है विथ कंपैरिजन टू शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शेल टाइप में जो इंसुलेशन लेवल हमको देना पड़ रहा है वो ज्यादा देना पड़ रहा है। तो नेट क्रॉस ऑफ एरिया या टोटल एरिया, अगर मैं साइज की बात करूं फ्रॉम कोर टाइप टू शेल टाइप, तो किसका साइज ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि कोर टाइप का जो एरिया होगा, उसका जो ग्रॉस एरिया होगा वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर से कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड तो कम लग रहा है ना विद कंपैरिजन टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो मैं कह सकता हूं नेक्स्ट वन, अब आप पॉइंट बना लेना कि ग्रॉस एरिया ऑफ कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर is lesser than shell type of transformer। क्या कहा मैंने कि जो ग्रॉस एरिया है कोर टाइप ट्रांसफार्मर का शेल टाइप ट्रांसफार्मर से कम होगा, क्योंकि उसमें इंसुलेशन भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज AC इज द एरिया ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो एरिया है वो हमेशा शेल टाइप से ज्यादा कम है, कोर टाइप का जो एरिया है वो शेल टाइप से हमेशा कम है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लक्स या आप कह सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कह दूं, मैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कह दूं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी Bm, दोनों तरफ आप Dm से मल्टीप्लाई कीजिए
क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर में मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन होना चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये आप देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, Bm इंटू ए कोर इज लेस देन Bm इंटू ए शेल। और Bm इंटू ए क्या होता है बेटा, दैट इज माई फाइम। फाइम ऑफ कोर इज लेस देन फाइम ऑफ शेल। तो फॉर सेम केवीए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर सेम केवीए रेटिंग जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसका मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन शेल टाइप ट्रांसफार्मर से कम होगा फॉर सेम केवीए रेटिंग, है ना। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो बेटा कि किसी ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है दैट इज V1, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है दैट इज E1, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज एंड इट इज गिवन बाय √2 पाई f phi m n1। या मैं कह सकता हूं कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू √2 पाई f phi m। और चूंकि ये पूरी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स मेरा क्या, मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, तो इस V1 अपॉन N1 को मैं क्या बोलूंगा, इट इज कॉल्ड माई VT एंड VT इज कॉल्ड वोल्टेज पर टर्न। वोल्टेज पर टर्न। तो आप वैसे भी देखिए कि ट्रांसफार्मर में आप जानते हो कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 फॉर आइडियल केस, है ना। तो आप कह सकते हो कि E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और ये E1 अपॉन N1 यानी किसी ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी साइड है उसमें E1 अपॉन N1 और E2 अपॉन N2 का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये देखिए, ट्रांसफार्मर एक सरल चैप्टर है लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो ये तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो टॉपिक कवर करने के साथ साथ मैं आगे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा। अभी तो हमारा ट्रांसफार्मर शुरू हुआ है ना। तो देखिए ट्रांसफार्मर, मैं आपको अभी बता दूं कि ट्रांसफार्मर अगर ढंग से पढ़ना है तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। इंडक्शन मोटर पढ़ना है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मशीन पढ़ना है तो उसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंक्रोनस मशीन में जिसको फेजर समझ में आ जाए उसके लिए मशीन कठिन नहीं आई थी, है ना। तो इन सब चीजों पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो मैंने क्या कहा कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज पर टर्न हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आपने यहां से देखा, अभी आपने यहां से देखा, क्या देखा कि फाइम ऑफ कोर इज लेस देन फाइम ऑफ शेल। फाइम ऑफ कोर इज लेस देन फाइम ऑफ शेल, है ना। तो जरा मुझे बताइए यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा। आपने कहा कि फाइम इज इक्वल टू V अपॉन, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यहां से आपको मिल जाएगा N1 इज इक्वल टू V अपॉन VT। और किसी ट्रांसफार्मर के लिए VT मेरा कांस्टेंट है, यानी कि और मैं जान रहा हूं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन कोर टाइप इज हायर देन शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन कम है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है,
फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन आयरन की मात्रा उसमें ज्यादा है ना। कोर टाइप में मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कोर टाइप में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, आयरन ज्यादा, है ना। हाई वोल्टेज एंड लो करंट। शेल टाइप में क्या होगा बेटा, शेल टाइप में क्या होगा, शेल टाइप में लो वोल्टेज, हाई करंट, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, मोर आयरन, है ना, लार्ज केवीए। और कोर टाइप का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोर टाइप का स्मॉल केवीए, बस यही लास्ट टर्म आई थिंक आपके समझ में आया होगा। लास्ट टर्म को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि केवीए रेटिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि केवीए रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों होती है। केवीए रेटिंग एंड हाई वोल्टेज फॉर कोर टाइप एंड केवीए रेटिंग लो वोल्टेज फॉर शेल टाइप, है ना। तो लार्ज वोल्टेज के लिए कौन है बेटा, कोर टाइप, और स्मॉल वोल्टेज के लिए कौन है, शेल टाइप। यानी कि केवीए रेटिंग ऑफ कोर टाइप क्या होगा बेटा, हाई वोल्टेज के लिए केवीए रेटिंग इसकी कम होगी और इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो इस तरह से देखना है कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।